हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस पे स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सदी होती है। जो भारतीय इतिहास के, अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करें, जो भारतीय इतिहास में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कहा जाए ये भारतीय इतिहास की एक परिवर्तनकारी काल कहलाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का, यानी ये भारतीय इतिहास का परिवर्तनकारी, यानी जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व था ये भारतीय इतिहास का परिवर्तनकारी काल कहलाता है। इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहा जाता है जो आरंभिक, किसकी बात कर रहे हैं, आरंभिक राज्यों का जो उदय होता है। जैसे अगर हम कह लें इसी समय क्या होता है, मगध, अंग या हम वत्स आदि राज्य जो उदय होता है इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका आरंभ होता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो होता है ये विभिन्न संप्रदायों के लिए भी जाना जाता है। यानी जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व होता है यह विभिन्न संप्रदायों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में, जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र होता है, इसी में 62 संप्रदायों का, कितने संप्रदायों का, यानी 62 संप्रदायों का एक तरह से कहा जाए धार्मिक संगठन या धार्मिक धर्म का उदय होता है। इसी 62 जो धर्म का उदय होता है, नवीन धर्मों का जो उदय होता है, इसी में से दो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है वह किस काल में होता है, तो वो होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। इसी छठी शताब्दी में कहा जाता है जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था, एक तरह से कहा जाए पूर्व का क्षेत्र था, जो भारत के पूर्व का क्षेत्र था, विशेषकर बिहार वाले जो क्षेत्र था, जब पश्चिमी बिहार का क्षेत्र था, इसी में क्या हुआ था, लोहे का प्रयोग, यानी जो लोहे का प्रयोग था ये क्या हुआ, बढ़ने लगा था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही लोहे का जो प्रयोग था बढ़ने लगा था, और जब लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा तो इसके वजह से ये कहा जाता है कृषि क्षेत्र में, उद्योग में और लोगों के जो जीवन स्तर था उनमें परिवर्तन होने लगता है। यानी जब वो पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा तो ये जो कृषि हुआ करती थी, एक तरह से कहा जाए इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। उद्योगों में जो कृषि आधारित उद्योग थे उसमें भी परिवर्तन आने लगा। जब लोगों के जीवन में कृषि आ गई और उद्योगों में विकास होने लगा तो लोगों का जो जीवन स्तर था वो क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। यानी अब लोग क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ, अब ये अब इनका अस्थाई विकास होने लगा। यानी अभी तक का हमने देखा जा छठी शताब्दी ईसा पूर्व से अगर बात करें, या हम वैदिक सभ्यता की बात करें, या हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में देखते हैं जो मानव जीवन हुआ करता था वो क्या होता था, घुमंतु हुआ करता था। एक तरह से कहा जाए अस्थाई नहीं हुआ करता था। लोग कुछ दिनों तक का यहाँ रहते थे और कुछ दिनों तक का ये प्रवास करके दूसरी जगह जाने लगते थे। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है कि इसी समय पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगता है, या लोहे की खोज होने से लोहे का प्रयोग बढ़ जाता है, और लोहे के प्रयोग से बढ़ने से कृषि क्षेत्र में क्या होता है, विकास होने लगता है। उसी कृषि से जब देखते हैं कृषि क्षेत्र का विकास होता है तो इसी कृषि आधारित उद्योग, यानी अब जो कृषि आधारित उद्योग थे, क्योंकि कृषि करने के लिए जैसे फड़वे की जरूरत होती है या हल की जरूरत होती है, यानी कई सारे यंत्र होते हैं। और इसी कृषि के विकास के लिए क्या हुआ, लोगों को क्या हुआ,
उद्योगों यानी कृषि आधारित उद्योगों का विकास होने लगा। अब जब विकास होने लगा तो लोग हुआ करते थे उस पीरियड यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, तो लोगों का क्या हुआ, जीवन स्तर में सुधार आने लगा। और जब जीवन स्तर में सुधार आने लगा तो लोग क्या हुए, एक तरह अस्थायी होने लगे। जब लोगों का जीवन अस्थायी होने लगा, या एक तरह से कहा जाए लोगों का जब अस्थायित्व आने लगा, तो धीरे धीरे जनों का विकास हुआ। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे जब धीरे धीरे जन, एक शब्द मिलता होगा, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, जन, यानी अब लोग क्या हुआ, जन यानी एक तरह से कहा जाए समूह में रहने लगे। अब आगे हम देखते हैं जब धीरे धीरे जब जनों का विकास होने लगा, उद्योगों का विकास होने लगा, यही जन क्या होते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। जैसे हमने पिछली अपनी वीडियो में बताया था, जो सुदास और भारतीय जनों के मध्य यानी 10 जनों के मध्य एक तरह से कहा जाए युद्ध हुआ था, उसी की बात करें। अब ये जन आपस में क्या हुआ, मेल करने लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एक पुरु यानी पुरु प्लस भारत, यानी पुरु प्लस भारत मिलके कुरु, ये जनपद होते हैं। क्या होता है, अब यही जन क्या होते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। एक जन होता है पुरु और प्लस भारत जो जन होता है, आगे चल के आपस में एक दूसरे से विलाप कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, और एक जनपद बन जाता है जिसे हम कहते हैं कुरु जनपद। और एक जनपद होता है तुरुवस, एक होता है तुरुवस प्लस कीवी, यानी तुरुवस प्लस कीवी का जब मेल होता है तो इसी पे एक जनपद बनता है जिसे हम पंचाल कहते हैं, पंचाल जनपद कहते हैं। यानी इन्हीं जनपदों का क्या हुआ, जब जन थे ये आपस में मेल करने लगे, और जब इनके आपस के मेल की वजह से हम जो है जनपदों का उदय देखते हैं। पुरु प्लस भरत जनपद जो है मिलकर क्या बना लेते हैं, कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। उसी तरह से तुरुवस प्लस क्रीबी जनपद जो है, ये मिलने से क्या बनता है, हमारे पास एक तरह से कहा जाए पंचाल जनपद बन जाता है। धीरे धीरे जब ग्रामीण जीवन में एक तरह से कहा जाए परिवर्तन आने लगा, जो ग्रामीण जीवन हुआ था जीवन में परिवर्तन आने लगा, कृषि तकनीक जो है, कृषि तकनीक का विकास होने लगा, कृषि तकनीक का विकास होने लगा, और एक तरह से कहा जाए ग्रामीण व्यवस्था से अब नगरीय व्यवस्था की तरफ जीवन बढ़ने लगा। यानी जो ग्रामीण पहले जीवन हुआ करता था, अब क्या हुआ, नगरीय व्यवस्था की तरफ जब जीवन बढ़ने लगा। यही जो पहले जन थे, पहले हमने बताया जन थे, जन से क्या हुए, जनपद का निर्माण हुआ। अब यही जो जनपद थे, इसी जनपद का क्या हुआ, महाजनपद का विकास हो गया, महाजनपद का विकास हो गया। तो यहां तक का आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी कि जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम करते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या है, भारतीय इतिहास की एक परिवर्तनकारी काल कहलाता है। इसी काल में क्या होता है, हम कहें तो लोहे का विकास होता है, नगरों का विकास होता है, आरंभिक राज्यों का भी विकास इसी काल में देखा जाता है। जब आरंभिक काल में विकास होता है और लोगों के विकास की वजह से हमारी ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होती है, एक तरह से कहा जाए कृषि आधारित उद्योग विकसित होते हैं, कृषि का विकास होता है। और जब कृषि का विकास होता है, आगे चलती कृषि तकनीक यानी ग्रामीण जीवन अस्थायित्व हो जाता है, और उसके बाद कृषि तकनीक का विकास होता है। कृषि तकनीक के जब विकास होने से धीरे धीरे क्या होता है, नगरों का विकास होने लगता है। जब धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है तो इसी कहा जाता है, इसी समय हमें इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस महानगर का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी देखते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र एक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में हमें 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। यानी जो महानिर्माण था, यहां पे 6 महानगरों का हमें उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन से महानगर थे? सबसे पहले जो महानगर का होता है चंपा,
यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमें महानगरों का उल्लेख मिलता है, उसको किस ग्रंथ में मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। और इसमें जो पहला महानगर मिलता है उसका होता है चंपा। अगर हम दूसरे की बात करें तो सरावस्ती, यानी उस समय क्या था? ये एक महानगर था सरावस्ती के बाद बात करते हैं राजगिरी। जो तीसरा था राजगिरी, ये भी उस समय एक महाजनपद के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जो वर्तमान में बनारस है, इसी समय काशी, इसे क्या कहते थे? काशी। हमें काशी का जो उल्लेख मिलता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से काशी का विकास देखने को मिलने लगता है। काशी के बाद देखते हैं हम जो पांचवा होता है कौशाम्बी। और जो छठा अगर हम बात करें, छठे की बात करें तो साकेत, जो अयोध्या के आसपास विकसित हुआ था। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चंपा, श्रावस्ती, राजगिरी, काशी और कौशाम्बी और साकेत महानगरों का उल्लेख मिलता है। यही जो महानगर थे ये महाजनपदों की, जो महाजनपद 16 है, उनका राजधानी थी। अब इसी जनपद में एक महत्वपूर्ण छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में और हम लोग देखते हैं, जैसे कहते हैं महाजनपदों का उदय। यानी जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई सारी घटनाएं हो जाती हैं तो ये काल आता है जिसे हम कहते हैं महाजनपद काल या महाजनपदों का उदय। हम देखते हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपदों, यानी जो महाजनपद थे इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका विकास होता है। इनका विकास कैसे हुआ हमने अभी आपको रिवीजन किया। हम देखते हैं जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व थी, इसमें हमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यानी कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में अगर बात करें, इन 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें, एक महाजनपद था अश्यामक। जो महाजनपद था अश्यामक, ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में था। यानी एक जो महाजनपद था इन 16 महाजनपदों में, एक अश्यामक महाजनपद था जिसका जो स्थिति मिलती है वो कहां मिलती है? दक्षिण भारत में। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस महाजनपद का स्थिति जो है वो दक्षिण भारत में है, तो वो कौन सा महाजनपद है? अश्यामक महाजनपद है। इसी महाजनपद में मल व वज्जी गणतंत्र हुआ करते थे। यानी गणतंत्र, यानी जो मल थे व वज्जी थे, इनका जो था इनमें गणतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी। बाकी शेष महाजनपदों में, यानी जो शेष महाजनपद थे, इसमें जनतंत्र यानी जनतंत्र व्यवस्था विद्यमान थी। यानी मल व वज्जी जो महाजनपद थे, इनमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती थी? गणतंत्र पाई जाती थी। और जो शेष महाजनपद थे ये कौन थे? जनतंत्र व्यवस्था इसमें पाई जाती है। अब ये बात उठता है कि ये 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां प्राप्त होता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ होता है अंगुत्तर निकाय। कौन सा होता है? अंगुत्तर निकाय। ये एक बौद्ध महाग्रंथ होता है। इसी में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक जैन ग्रंथ होता है जिसे हम कहते हैं भगवती सूत्र। इसी में भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी अगर हम महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें से अश्यामक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी मल व वज्जी महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी और शेष महाजनपद में जनतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी। इनका उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय
में इनका उल्लेख मिलता है, जो एक बौद्ध ग्रंथ हुआ करता था। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इन 16 महाजनपदों में हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। 16 महाजनपदों में हम एक एक करके क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। जैसे पहले की अगर हम बात करें, जो 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है, अगर इसमें पहले की बात करें, अंग महाजनपद। कौन सा था? अंग महाजनपद। महाजनपद जो अंग महाजनपद था, ये वर्तमान में बिहार में स्थित था। वर्तमान के बिहार में स्थित था। और इस बिहार के अगर जिलों की बात करें, भागलपुर, बिहार के भागलपुर, और एक जिला होता है मुंगेर। यानी अंग महाजनपद जो स्थिति हमें प्राप्त होती है, कहां मिलती है? ये अंग महाजनपद बिहार में स्थित था, और बिहार के भागलपुर और मुंगेर में इसका जो क्षेत्र विस्तार पाया जाता था, इसमें पाया जाता था। इसकी जो राजधानी थी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अक्सर राजधानियों को मेल कराने के लिए पूछा जाता है। जो अंग महाजनपद की राजधानी थी, उसको हम क्या कहते हैं? चंपा। अभी हमने जैसे बताया कि जो 6 महानगर थे, उनमें चंपा का भी उल्लेख मिलता है। ये चंपा जो है, किसकी राजधानी हुआ करती थी? किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। इसी तरह से हम दूसरे महाजनपद की अगर हम बात करें, तो दूसरा महाजनपद महत्वपूर्ण होता है, जो होता है मगध। यानी महाजनपद के दूसरे महाजनपद की बात करें तो यह भी क्या है? मगध है। अगर इसकी बात करें तो यह भी बिहार में स्थित था। यह भी क्या था? बिहार में स्थित था। इसे हम पटना गया के आसपास जो क्षेत्र थे, इसका विस्तार कुछ अगर हम बात करें, इसका कुछ जो क्षेत्र था वो क्या था? शाहाबाद में फैला हुआ था। इसकी राजधानी की बात अगर हम करें, जो इसकी मगध की राजधानी थी, गिरिब्रज। क्या थी दोस्तों? गिरिब्रज राजधानी थी, या इसे हम राजगीर भी कहते हैं। कभी कभी राजगीर दे देता है, तो कभी कभी गिरिब्रज दे देता है। जो गिरिब्रज या उसकी थी, तो कहा जाता है जो दूसरा महाजनपद था वो कौन था? मगध महाजनपद था। और इसका जो स्थिति है वो क्या है? बिहार में स्थित था। बिहार के पटना, गया और कुछ इसका क्षेत्र जो है शाहाबाद जिले के आसपास विस्तृत था। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन थी? गिरिब्रज या राजगीर थी। इसी तरह से तीसरे की अगर हम बात करें, वज्जी संघ, इसमें कहा जाता है गणतंत्र व्यवस्था थी, क्योंकि ये कई संघों से मिलकर बने थे, इसीलिए इन्हें वज्जी संघ कहा जाता है। जैसे इसमें प्रमुख थे विधेय। क्या थे प्रमुख? विधेय प्रमुख थे। कुलो और दूसरा कौन थे? लिच्छवी गणतंत्र के बारे में आप लोगों ने सुना है। इसी लिच्छवी की राजधानी क्या हुआ करती थी? जो इसकी लिच्छवी की राजधानी थी, यानी राजधानी की अगर हम बात करें तो कौन सी राजधानी थी? इसी लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। इसी लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। तो इस तरह से कहा जाए, दूसरा जो महाजनपद था वो मगध जनपद था। मगध महाजनपद की अगर हम स्थिति की बात करें तो यह बिहार, पटना में, गया और कुछ शाहाबाद जिलों में इसका उल्लेख मिलता है। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगीर। और इसकी वज्जी संघ की अगर हम बात करें तो यह भी बिहार में स्थित था। कहां स्थित था? बिहार में मुजफ्फरपुर, एक जिला पड़ता है बिहार का, मुजफ्फरपुर। यानी मुजफ्फरपुर जिले में वज्जी संघ का जो विस्तार होता है या वज्जी संघ की जो स्थिति होती थी, वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बताई जाती है।
इस तरह से कहा जाए 3 महाजनपद थे। तीसरा महाजनपद क्या था? वज्जी संघ था। अब हम अगले महाजनपद की अगर बात करें, अगला महाजनपद था काशी। जो चौथा था क्या था? काशी महाजनपद। काशी महाजनपद के बारे में, यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। काशी महाजनपद जो क्या था, इसकी स्थिति की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, वर्तमान में वाराणसी, वर्तमान में क्या था? वाराणसी में स्थित थी। अगर इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी भी इसकी क्या थी? उस समय वाराणसी ही हुआ करती थी। जो 16 महाजनपद में काशी महाजनपद था, यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान के वाराणसी में स्थित था और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वाराणसी थी। अगर हम अगले की बात करें, पांचवें महाजनपद की बात करें तो कौशल महाजनपद। कौन जनपद आता है? कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की अगर हम बात करें तो कौशल महाजनपद जो है या उत्तर प्रदेश में स्थित था। कौशल महाजनपद भी कहां था? ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। कहां पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वर्तमान के श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक जगह पाई जाती है शहेद महेद। यानी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, श्रावस्ती की एक जगह है शहेद और महेद। ये इस जगह में इसकी स्थिति थी, या 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरह से कहा जाए दक्षिण उत्तरी कौशल, यानी उत्तरी कौशल, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। और दक्षिणी कौशल, जो दक्षिणी कौशल था, इसकी जो राजधानी थी कुशावती, कुशावती थी। यानी देखते हैं हम दोस्तों, जो कौशल महाजनपद था उस समय, यानी ये 5वां महाजनपद होता है, ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के शहेद महल नामक स्थान पर स्थित था। इसकी जो उत्तरी राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और इसकी जो दक्षिणी राजधानी थी वह थी कुशावती थी। तो हम अगले महाजनपद की तरफ देखते हैं दोस्तों। जो छठा महाजनपद होगा उसके बारे में हम अगर बात करें, छठा महाजनपद जो था मल गणराज्य था। छठा महाजनपद जो था मल गण राज्य था। मैंने बताया, जैसे मैंने पिछले बताया था, आपने भी पीछे बताया कि जो 16 महाजनपदों थे उनमें से 2 गणतंत्र थे। एक वज्जी संघ था, दूसरा मल्ल था। मल्ल की अगर हम बात करें, यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। मल्ल भी क्या था? उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है देवरिया, यानी इसकी जो स्थिति पाई जाती है इसकी देवरिया थी। और इसकी अगर राजधानी की बात करें हम, यानी मल्ल की राजधानी की बात करें तो कुशीनगर, कुशीनगर इसकी राजधानी थी। यह बार बार पूछा जाता है कि मल्ल किसकी, कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी या किस गणतंत्र की राजधानी थी? वो कुशीनगर की राजधानी थी। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कहां हुई थी? इसी कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगर इसी साथ एक फैक्ट और जो होते हैं, पावा, पावा का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। जो पावा थी, ये पावा में महावीर को, महावीर को भी क्या होती है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। यानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, पावा में महावीर, एक तरह से कहा जाए महावीर को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगले हम महाजनपद की बात करें, जो 7वां महाजनपद था वत्स। जो 7वां महाजनपद था वत्स महाजनपद,
महाजनपद। वत्स महाजनपद की अगर हम बात करें, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित था। यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित था। वर्तमान के प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद कहलाता था, यानी उस समय जो लोकेशन इसकी थी वत्स महाजनपद की, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद में स्थित थी। और इसी की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी, जो वर्तमान में इलाहाबाद से अलग होकर उत्तर प्रदेश में एक जनपद के रूप में, एक जिले के रूप में है। यानी जो वत्स महाजनपद था वो कहां? उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी पूर्व इलाहाबाद में स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। इसी तरह से 8वें की अगर हम बात करें, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, जैसे हमने बताया था, पुरु और भारत ने मिलकर एक जनपद का निर्माण किया था जिसे हम लोग कुरु कहते थे। अगर हम कुरु की बात करें, यह उत्तर प्रदेश में स्थित था, यानी इसकी भी स्थिति उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ, कुछ क्षेत्र इसका दिल्ली एनसीआर में भी पड़ता था। यानी जो इसका विस्तार मिलता था कुरु महाजनपद का, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में इसका थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी यानी कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ। यानी कुरु महाजनपद क्या हुआ था? इसका जो विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में मिलता है और उत्तर प्रदेश के मेरठ और दिल्ली एनसीआर में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या होती थी? इंद्रप्रस्थ महाराज होती थी। अगले महाजनपद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या होता है? पंचाल। जो 9वां महाजनपद था, पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद, जैसे अभी हमने अपने आपको पीछे बताया, पंचाल का जो निर्माण हुआ था वो तुरुवस प्लस क्रीबी के सहयोग से यानी मिलने से जो जनपद बना था उसे हमने क्या कहा था? पंचाल जनपद कहा था। ये आधुनिक मालवा, यानी ये कहा जाए आधुनिक मालवा, इसका जो विस्तार था आधुनिक मालवा, यानी कहा जाए एमपी में जो वर्तमान में पंचाल का जो स्थिति बताई जा रही है, आधुनिक मालवा, या हम मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति कह सकते हैं। ये भी क्या हुआ था? 2 भागों में बटा था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। जो उत्तरी पंचाल था, इसकी अगर हम राजधानी की बात करें, उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिच्छत्र। क्या था? छत्र। अहिच्छत्र इसकी क्या थी? राजधानी थी। क्या किसकी राजधानी थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। और कंपिल क्या थी? दक्षिणी राजधानी। कंपिल, जो कंपिल थी ये क्या थी? दक्षिणी पंचाल की राजधानी हुआ करती थी। अगर हम अब 10वें महाजनपद की बात करें, 10वां महाजनपद था अवंती। अवंती महाजनपद। अगर अवंती महाजनपद की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित था। मध्य प्रदेश में स्थित था। इसका कुछ भाग मालवा में भी पड़ता था, कुछ भाग आधुनिक मालवा में भी पड़ता था। अगर इसके हम बात करें, ये भी 2 भागों में डिवाइड था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अगर हम उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी उज्जैन थी। यानी उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। और जो दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती थी।
जो दक्षिणी मतलब दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। ठीक है दोस्तों, यानी अवंती महाजनपद कहां स्थित था? आधुनिक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मालवा में, आधुनिक मालवा में। और अवंती को दो भी भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती हुआ करता था उसका दोस्तों क्या था? उज्जैन उसकी राजधानी थी। जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। अब हम देखते हैं अगले महाजनपद की बात करते हैं। जो अगला महाजनपद था सूरसेन, सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद था। ये कहा जाए ये आधुनिक ब्रजमंडल, ये कहा जाए उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में इसकी लोकेशन पाई जाती है। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। यदि जो सूरसेन था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सूरसेन कहां स्थित है? आधुनिक मथुरा कह सकते हैं। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अगर हम अगले महाजनपद की बात करें, 12वें महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की बात करें तो यह क्या था? चेदी महाजनपद की आधुनिक बुंदेलखंड में, यानी बुंदेलखंड में, जैसे कहते हैं बुंदेलखंड में झांसी, महोबा, हमीरपुर, ऐसे क्षेत्रों में इसकी लोकेशन मिलती है। इसकी जो राजधानी थी वो कौन थी? सोथीवती, सोथीवती। इसकी राजधानी क्या थी? सोथीवती थी। इस तरह से कहा जाए जो चेदी महाजनपद था आधुनिक बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड की बात कर लें तो ये उत्तर प्रदेश वाला ही बुंदेलखंड होगा। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड था उसमें यह आधुनिक चेदी महाजनपद स्थित था। और इसकी राजधानी क्या होती थी? सोथीवती। हम अगले महाजनपद की अगर बात करें तो अगर अगले महाजनपद की बात करें हम तो मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की अगर बात करें तो ये आधुनिक क्या था? ये राजस्थान में स्थित था। राजस्थान के जयपुर में इसकी जो राजधानी की अगर हम बात करें तो विराटनगर, यानी मत्स्य महाजनपद की लोकेशन जो मिलती है वो कहां मिलती है? राजस्थान में मिलती है। राजस्थान के कहां पर? जयपुर में। और इसकी जो राजधानी होती थी वो कौन थी दोस्तों? इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। अगर हम 14वें की बात करें, 14वें महाजनपद की अस्यमक महाजनपद कहा जाता है केवल एक ही महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। यानी जो अस्यमक महाजनपद था यह भी कहा जाता है दोस्तों ये कहां स्थित था? दक्षिण भारत में स्थित था। और इसकी राजधानी पोतन था। और ये जो स्थिति अगर दक्षिण भारत के देखें तो गोदावरी तट पर। और अगर हम आधुनिक करें तो आंध्र प्रदेश, अगर उसके लोकेशन को हम ट्रेस करें तो कहां मिलता है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, गोदावरी तट पर था अस्यमक महाजनपद, जो केवल एक महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था। और उसकी राजधानी क्या होती थी? पोतन होती थी, या कभी कभी इसे पोटिल भी कहा जाता है। पोटिल, जो इसकी लोकेशन वहां मिलती है, या इसे हम पोटिल कहते हैं। अगले दो महाजनपदों की हम बात करते हैं। जो 15वां महाजनपद था गंधार महाजनपद था। और गंधार महाजनपद इसे हम अगर फाइंड करें तो वर्तमान के पाकिस्तान के रावलपिंडी और
पेशावर में इसका स्थिति पाई जाती है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो तक्षशिला, यानी जो गंधार महाजनपद था वो वर्तमान में कहां स्थित था, वर्तमान में कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के किस जिलों में स्थित रावलपिंडी और पेशावर में इसकी स्थिति पाई जाती है। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, तक्षशिला। अगर हम 16वें महाजनपद की बात करें, इसे हम कंबोज महाजनपद कहते हैं। कंबोज महाजनपद, अगर इसकी हम स्थिति की बात करें, ये राजौरी और हजारा जिलों में मिलता था। ये भी पाकिस्तान में स्थित था। पाकिस्तान के राजौरी और हजारा में इसकी स्थिति मिलती है। और इसकी राजधानी की अगर बात करें हम तो राजपुर या हम इसे कहते हैं हाटक। यानी जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी बार बार राजधानियों के बारे में चर्चा की जाती है, या इनके लोकेशन की चर्चा की जाती है, या किस राज्य में स्थित थे। तो इस तरह से हमने 16 महाजनपदों का एक एक करके इनका विश्लेषण किया, क्योंकि जहां तक क्वेश्चन बनते थे, या 16 महाजनपदों की राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं, या उनकी लोकेशन से, या वो किस राज्य में स्थित थे, तो हमने एक एक करके इन 16 महाजनपदों का अध्ययन किया। तो आज तक का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।